नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में जैसा कि आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में प्रारंभिक जानकारी देखी और सुनी, उस वीडियो से ही हम जो है आगे बढ़ते हुए आज सिंधु घाटी सभ्यता के और तथ्य जानते हैं, उनको समझते हैं। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के जनजीवन के बारे में जानना की शुरुआत करते हैं और इसकी शुरुआत से पहले हम देखते हैं कि वस्त्र और आभूषणों के मामले में सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार निर्भर थे। जैसे कि हमने पहले भी देखा और जाना कि सिंधु घाटी के लोग जो है काफ़ी विद्वान बुद्धिमान थे और नगरीय सभ्यता के निवासी थे, नगरों में निवास करते थे। तो जब वो नगरीय जीवन स्तर तक विकसित हो चुके थे तो यह पूरी तरह से तर्कसंगत है कि उन्होंने वस्त्र पहनना और साज श्रृंगार का प्रयोग करना भी आरंभ कर दिया था। और जो हमें हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थानों से जो इनके साक्ष्य मिलते हैं उससे भी यह बात प्रमाणित हो जाती है। अधिकांश स्थानों पर कपास की गांठें मिली हैं, सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं और तो और मोहनजोदड़ो से रंगे हुए वस्त्र भी मिले हैं, रंगे हुए सूत के धागे मिले हैं और जिससे स्पष्ट होता है कि वह जो है कपड़ों का प्रयोग करते थे और सूती और कपास के कपड़े, यहाँ तक कि उसका व्यापार भी करते थे। मोहनजोदड़ो से ही एक योगी की मूर्ति मिली है और उनकी दाढ़ी और चेहरे को देखते हुए हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री से उनकी साम्यता स्थापित होती है। तो कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी मोदी जी मौजूद थे। हालांकि हम अगर अपने विषय पर आए तो उस पर उन्होंने जो है वस्त्र पहने हुए हैं तो सामान्य वस्त्र ना होकर उन पर चित्रकारी और कढ़ाई भी दिखाई देता है। तो इससे पता चलता है कि न केवल वो कपड़ों का प्रयोग करते थे बल्कि उसमें कढ़ाई और चित्रकारी का भी प्रयोग करते थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में जो है साज श्रृंगार का भी काफ़ी शौक था। जो मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, बहुत ही खूबसूरत और या कहे जाए कि उस सभ्यता की सर्वश्रेष्ठ कृति है कांसे की वह मूर्ति। उसमें अगर पीछे की तरफ हम देखें तो उसने बालों को फीते से बांधा हुआ है, चोटी बनाई हुई है और बहुत अच्छे तरह के सजाया हुआ संवारा हुआ है और वह कांसे की नर्तकी हार, चूड़ी, कंगन, बाजूबंद जैसे आभूषणों से भी सुसज्जित है। तो इससे पता चलता है कि उन्हें साज श्रृंगार का काफ़ी अच्छा न केवल ज्ञान था बल्कि वहाँ महिलाएं बड़े शौक से जो है साज श्रृंगार का प्रयोग करती थी। यहाँ तक कि जो है चन्हूदड़ो नामक एक शैंदव स्थल से काजर, पाउडर और लिपस्टिक के भी साक्ष्य मिले हैं। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता की महिलाएं लिपस्टिक का भी प्रयोग करती थी, पाउडर का भी प्रयोग करती थी और काजल का भी प्रयोग करती थी। काजल घर घर दिए की आंच से बनाए जाते थे, जैसा कि कुछ समय पहले तक हमारे गांव में भी घर में महिलाएं काजल का निर्माण करती थी। और पाउडर के बारे में जैसे कि बहुत कम लोग जानते हैं कि पाउडर जो है जिसे टेल्कम पाउडर आज हम कहते हैं, यह एक प्रकार का पत्थर है। यह टैल्क नामक या जिसे हिंदी में सेलखेड़ी पत्थर कहते हैं, इससे बड़ा ही मुलायम पत्थर होता है और उसको पीसने पर वह पाउडर के रूप में परिवर्तित होता है और लोग उसे चेहरे पर लगाते हैं। तो जी हाँ, हम अपने चेहरे को सुंदर बनाने के लिए अपने चेहरे पे पत्थर घिस के लगाते हैं। तो सेलखेड़ी पत्थर बहुतायत में सिंधु घाटी सभ्यता में मिला क्योंकि मोहरों का निर्माण सेलखेड़ी पत्थर से ही हुआ है। तो हम जो उस सेलखेड़ी पत्थर के पाउडर का भी उपयोग मिला है, साक्ष्य मिले हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं हड़प्पा में तांबे का दर्पण मिला है क्योंकि कांच की खोज तब नहीं हुई थी। तो तांबे को घिसकर इतना घिसा गया है कि उसकी चमक में आप अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो तांबे का दर्पण मिला है, मतलब दर्पण का भी प्रयोग होता था।
इसके अलावा हड़प्पा से ही 6 लड़ियों का एक सोने का हार मिला है और उस हार से भी हम जो है आभूषण की पराकाष्ठा समझ सकते हैं। चंदूड़ो और लोथल में मनका बनाने का कारखाना मिला है। मनका मतलब जो हम मालाएं पहनते हैं, अगर देखा होगा आपने, कंठी माला होती है, तुलसी या रुद्राक्ष की माला होती है, तो उसके एक दाने को मनका कहते हैं। और सिंधु घाटी के लोग न केवल मनका का प्रयोग स्वयं के साज सज्जा में करते थे, बल्कि इसका निर्यात भी करते थे। और मिस्र और मेसोपोटामिया तक जो है इस सभ्यता के मनकों के साक्ष्य मिले हैं। तो इस तरह से हम देखें कि सामान्य जनजीवन में वस्त्र और आभूषण जो है बहुतायत में लोग प्रयोग करते थे, क्योंकि नगरीय जीवन था, तो उस हिसाब से काफ़ी विकसित सभ्यता रही। फिर इसके बाद अगर हम इनके जीवन में मनोरंजन की बात करें, तो व्यक्ति का जब पेट भर जाता है तब वह मनोरंजन खोजता है। तो सिंधु घाटी के सभ्यता भरे पेट वाले थे, मतलब नगरीय संस्कृति के होने के कारण उन्हें खान पीने की कोई समस्या नहीं थी। आगे जब हम खान पान वाला टॉपिक चर्चा करेंगे तो उसमें देखेंगे कि कहाँ कहाँ से हमें क्या क्या अनाज और उनके दाने प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर मनोरंजन के तौर पर नृत्य और संगीत का प्रयोग होता था। नृत्य के तौर पे जैसे अभी हमने चर्चा की, मोहनजोदाड़ो से मिली कांस्य नृत्य की, और इसको बड़े अच्छे से याद रखना क्योंकि कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। तो ये कांस्य की नर्तकी जो है मोहनजोदाड़ो से मिली है, और इस नर्तकी के मिलने से इसकी जो भावभंगिमा है उससे ये अनुमान लगाया कि ये नर्तकी है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों में जो है गीत संगीत का प्रचलन था। कुछ मोहरों में ढोलक जैसे वाद्य यंत्र बजाने के दृश्य मिले हैं, तो इससे पता चलता है कि नृत्य संगीत का प्रयोग होता था। बहुतायत में पशुओं का चित्रण मिला है। कुछ मोहरों पर जो है पशुओं की दौड़ का भी चित्रण मिला है। इसके अलावा संगमरमर का पासा मिला है। संगमरमर का पासा जो है ये भी मोहनजोदाड़ो से मिला है, और इससे पता चलता है कि चौसर या लूडो जैसा खेल वो खेलते होंगे। शतरंज के मोहरे मिले हैं, यानी चूंकि आज भी शतरंज को जो है दिमाग वालों व्यक्तियों का खेल माना जाता है, और उस समय अगर वो शतरंज का प्रयोग कर रहे हैं तो ऐसे समझ में आता है कि कितने बुद्धिमान लोग रहे सिंधु घाटी के लोग। और ये हमें बड़े गर्व की बात है कि शतरंज का खेल जो है आज हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत ने जो है, या हम भारतीयों ने जो है दुनिया को दिया। तो हम आज से नहीं, प्रारंभिक काल से ही विद्वान रहे हैं। और सीप और घोंघों की सीटियाँ मिली हैं। सीप और घोंघों में छिद्र करके उन्हें मुख में फूंक कर सीटी की तरह प्रयोग किया जाता था। और सबसे अच्छी बात की एक मतलब आश्चर्यजनक बात है, अगर आपने देखा हो, बच्चे अगर आज भी गांव में मेलों ठेलों पर एक प्लास्टिक का बंदर मिलता है जो एक तार से उतरता और चढ़ता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी उसका अवशेष मिला है, उतरने चढ़ने वाले बंदरों का। और बहुत से पशुओं वाले खिलौने मिले हैं। कांच और मिट्टी की गोलियां मिली हैं, जिन्हें जैसे कांच की गोलियों का हम कंचे की तौर पर आज प्रयोग करते हैं, तो उस समय भी कांच और मिट्टी की गोलियां मिली हैं जिनका खेलने में प्रयोग होता होगा। शिकार भी एक मनोरंजन का साधन होगा, क्योंकि बहुत सी मोहरों में शिकार का दृश्य भी मिला है। तो इस तरह से जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास मनोरंजन के बहुत अधिक साधन थे। अब सैंधव या हड़प्पा काल के लोगों की धार्मिक स्थिति की बात करें तो पहली नज़र में तो एक बात प्रमाणित होती है कि सैंधव लोग प्रकृति पूजक थे। प्रकृति के विभिन्न रूपों की पूजा करते थे। मूर्ति पूजक भी थे। बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं। बहुत सारी मोहरों पर भी देवी देवताओं के चित्र मिले हैं, और ये चित्र जो थे इनमें मानवीय आकृति और गैर मानवीय आकृति है। और जो सबसे महत्वपूर्ण जो आकृति मिली है, मोहनजोदाड़ो से एक मोहर मिली है जिसमें एक व्यक्ति पद्मासन पर बैठा हुआ है,
उसके सिर पर एक मुकुट है जिसमें सींग निकले हुए हैं और उसके चारों तरफ जानवरों के चित्र हैं जिसमें हाथी, गेंडा और 2 हिरण के चित्र हैं। अब इस पर इतिहासकारों में काफ़ी लंबी बहस हुई और कुछ इतिहासकारों ने इसे जो है शिव माना, कुछ कार इन्हें द्रविड़ देवता मानते हैं, लेकिन अधिकांश इतिहासकारों की अगर हम बात करें तो इसे पशुपति का नाम दिया गया, क्योंकि इसके चारों तरफ पशुपति यानी पशुओं का अंकन है, इसलिए इसे पशुपति कहा गया। तो और मोहनजोदाड़ो से ही जो एक दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति मिली है उसे पुजारी माना गया कि जो है वह एक पुजारी रहा होगा और उसके वस्त्रों का विन्यास जो है उसे विशिष्ट घोषित करता है। इसके अलावा जो है बहुत सारी स्त्रियों की मूर्तियाँ मिली। एक स्त्री एक मुहर में जो है उसके गर्भ से एक वृक्ष निकलते दिखाया गया है जिसे प्रकृति या मातृ देवी कहा गया। तो यह मातृ देवियों की भी पूजा करते थे। कालीबंगा से अग्नि कुंड मिले जिनमें जले हुए अनाज का भी साक्ष्य मिला। तो हवन जैसी प्रथा भी रही होगी। मूर्तियाँ बहुत मिली, पूजा के साक्ष्य भी मिले, लेकिन कहीं से भी मंदिर जैसे धार्मिक स्थल या अन्य किसी प्रकार के धार्मिक स्थल का नहीं साक्ष्य मिला है। लेकिन जो मोहनजोदाड़ो में बृहद स्नानागार मिला है, इसके बारे में यह कहा जाता है कि यह स्नानागार भी जो है किसी धार्मिक पर्व या ऐसे किसी आयोजन स्थान के तौर पर सामूहिक स्नान के लिए प्रयोग किया जाता होगा। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर हम वर्तमान स्थिति देखें तो वर्तमान में भी भारतीय समाज में स्नान का बड़ा महत्व है। मकर संक्रांति जैसे पर्व और कुंभ जैसे आयोजन जो है स्नान की विशेषता और महत्वता को हमारे समाज में प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह ही मोहनजोदाड़ो में कोई पर्व या अनुष्ठान के दौरान पर जो है सभी लोग सार्वजनिक स्नान करते होंगे। तो इस तरह से बहुत जो है पशुओं के भी मोहरें और मिली हैं, तो उनका भी कहीं ना कहीं पूजा के रूप में प्रयोग होता होगा। कुवड़ वाले बैल के चित्रण की भी बहुत सारी मोहरें मिली हैं और इससे पता चलता है कि बैल का भी बहुत अधिक महत्व था। लेकिन आश्चर्यजनक बात है कि बैलों की मोहरें बहुत मिली पर गाय की मोहरें नहीं मिली। लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि बिना गाय के बैल हो, लेकिन शायद गाय से ज़्यादा महत्व बैल का रहा होगा। बतखों का भी चित्रण मिला है। इसके अलावा एक मोहर पर बलि देने का भी चित्रण मिला है, जिससे पता चलता है कि बलि भी दी जाती होगी। स्वतंत्र रूप से नागों की भी मूर्तियां और मोहरों में उनका अंकन मिला है, तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि नागों की भी पूजा होती होगी। लिंग और योनियों के भी बहुत अधिक साक्ष्य मिले हैं। अगर हम वर्तमान हिंदू समाज में देखें तो आज भी शिवलिंग और उसकी जलहरी को योनि का स्वरूप मानकर पूजा की जाती है। तो लिंग और योनि की पूजा भी वो करते थे। और इसके अलावा बहुत सारे मिट्टी के बने हुए स्वास्तिक और मोहरों पे बने हुए स्वास्तिक के चिन्ह मिले। तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि उस समय स्वास्तिक भी एक धार्मिक चिन्ह था और उसकी भी पूजा की जाती थी। अब हम हड़प्पा सभ्यता के लोगों की अगर आध्यात्मिक विश्वास की बात करें तो इस सभ्यता के लोग जो है पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे, क्योंकि अगर इनके अंतिम संस्कार को देखें तो 2 तरह की विधियों से अंतिम संस्कार कराया गया। दाह संस्कार किया गया और शवों को दफनाया गया। दाह संस्कार वर्तमान हिंदू समाज की तरह जो है लकड़ियों से चिता को या शव को जलाया जाता था। इसके अलावा दफनाए जाने में भी 2 तरह की विधियों का प्रयोग हुआ है, आंशिक समाधि और पूर्ण समाधि। आंशिक समाधि में जो है जैसे किसी शव को जलाकर और उसके अस्थि अवशेषों को एक मटके में या सामान्यतः सीधे तौर पर दफनाया गया। और सामान्यतः सीधे शवों को, जैसे आज मुस्लिम और ईसाई समुदाय में प्रचलन में
सीधे कब्र या समाधि बनाकर भी उनको दफनाया गया है। इससे पता चलता है कि कहीं न कहीं उनका पुनर्जन्म विश्वास था। रोपड़ में एक शव के साथ कुत्ता भी मिला है, तो कहीं न कहीं वह उसका वफ़ादार कुत्ता रहा होगा या स्वर्ग में एक साथ जाने की इच्छा रही होगी। तो इस तरह से हम देखें तो हमें जो है कई तरह के साक्ष्य मिलते हैं। सुरकोटदा नामक स्थान पर जो है शव को दफना के पश्चात उसके ऊपर एक बड़ी शिला मिली है, जिसे दक्षिण भारत में महापाषाण समाधियां कहा जाता है। मेगालिथ्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों का मानना है कि यह दक्षिण भारत से प्रभावित थे और दक्षिण भारतीय ही सिंधु घाटी के लोग थे, लेकिन हमें अन्य भी लोग मिले हैं। भूमध्य सागरीय सबसे ज़्यादा मिले हैं, ऑस्ट्रेलाइड मंगोलाइड लोग भी मिले हैं। तो वहाँ कालीबंगा और लोथल में एक और 3 युग्म समाधियाँ मिली, मतलब एक साथ 2 लोगों को भी दफनाया गया। तो अंतिम संस्कार भी इनका जो है बड़ा रोचक मिला। मृत्यु के पश्चात जन्म की या पूर्व जन्म की अवधारणा को बल इससे भी मिलता है कि कई स्थानों पर जो समाधियां मिली हैं उन पे जीवन उपयोगी वस्तुएं भी साथ में दफनाई गई हैं, जैसे अनाज, मृदभांड और मांस और वस्त्राभूषण जैसी चीज़ें। तो इससे ये प्रतीत होता है कि उनका जो है मृत्यु के पश्चात भी जीवन में विश्वास था और मृतक के साथ उसकी जो है पसंदीदा वस्तुएं इसलिए दफनाई गई ताकि मृत्यु पश्चात वाले जीवन में वो उनका उपयोग कर सके। जैसे कि गीजा के पिरामिडों में भी हमें देखने में आया है, मम्मियों के साथ भी बहुत सी सारी सामग्रियां दफनाई गई। तो ये चीज़ हमें सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखने को मिलता है।